सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारे साथ अंकित प्रेजेंट हैं और अंकित का प्लेसमेंट एसिस सर्विस प्राइवेट लिमिटेड में हुआ है। तो आज हम अंकित से जानेंगे कि इस कंपनी का क्या प्रोसेस होता है, कितने राउंड्स कराती है, हर राउंड में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये सारी बातें एक एक करके हम अंकित से जानेंगे। सो अंकित, पहले आप अपने बारे में बताइए। Hello everyone, my name is Ankit Kumar from BTech Final Year Electronic and Communication Engineering from Madan Mohan Malviya University of Technology. तो अंकित, आपका प्लेसमेंट एसिस में हुआ है, तो किस रोल के लिए हुआ है, इसके बारे में बताइए। एक्चुअली मेरा एसिस सर्विस प्राइवेट लिमिटेड में ट्रेनी सर्विस कंसल्टेंट के रोल पे हुआ है। ओके अंकित, तो इस कंपनी जो एसिस कंपनी है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या थी, इसके बारे में एक बार डिटेल में बता दीजिए। The basic eligibility criteria that was company asked for the high school enter percentage was about 60% and the basic CGPA in the my BTech is above 6 CGPA. ओके अंकित, तो मुझे लगता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड जो भी डाउट्स होंगे आपके, वो क्लियर हो चुके होंगे। अब हम बात करते हैं कि कितने राउंड्स हुए थे। तो अंकित, कितने राउंड्स हुए थे और कौन कौन से राउंड्स थे, इसके बारे में एक बार बेसिक बता दीजिए। उसके बाद हम डिटेल में बात करेंगे। मेरी कंपनी जो करंटली एसिस सर्विस है, इसमें टोटल 4 राउंड्स हुए थे, जिसमें पहला राउंड था रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग, जो बाकी सारी कंपनीज में पहले राउंड होता है। सेकंड होता है कि हमारा असेसमेंट टेस्ट हुआ था, एंड द थर्ड इज कम्युनिकेशन इंटरव्यू राउंड, एंड द फाइनल इंटरव्यू ऑन द बेस्ड ऑन टेक्निकल। ओके, तो अंकित, जैसा आपने बताया, तो पहला राउंड था आपका, वो था रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट। तो रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट जो होता है, वो किन बेसिस पे हुआ था आपकी कंपनी में? जो एसिस है, वो किन किन बेसिस पे रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट कर रही थी, और आप क्या, मतलब आपको क्या लगता है कि क्या क्या स्पेशल क्वालिटीज़ आपके अंदर, मतलब उसने देखा जिससे आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हुआ? और रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग में फर्स्ट चीज़ तो कंपनी में जो मैटर करता है, अगर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं तो पहली चीज़ हमारी क्या होती है, CGPA क्राइटेरिया आती है। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट ज़्यादा है तो CGPA क्राइटेरिया के हिसाब से शॉर्टलिस्ट करते हैं। सेकंड चीज़, आपके प्रोजेक्ट्स देखे जाते हैं, एंड द थर्ड इज बेस्ड ऑन योर इंटर्नशिप, ऑल दिस क्राइटेरिया मिक्सड टुगेदर सो दैट रेज्यूमे शॉर्टलिस्टेड एंड वी विल फर्दर गो फॉर द नेक्स्ट राउंड। सो मुझे लगता है रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट से जो भी डाउट होंगे आपके, वो क्लियर हो चुके होंगे। अब बात करते हैं अगले राउंड के बारे में, जो कि था असेसमेंट टेस्ट। तो असेसमेंट टेस्ट का क्या प्रोसेस था, कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, और ये ऑनलाइन हुआ था या ऑफलाइन मोड में, इसके बारे में एक बार डिटेल में बता दीजिए। After resume shortlisting, our college will ask for basically assessment test based on the company. My side there is assessment test, and the pre-decided is for online test. But after reaching to the college, it is just told that कि आपका होगा कि ऑफलाइन टेस्ट होगा। तो हम लोगों ने ऐसा असेसमेंट टेस्ट में कुछ 60 क्वेश्चंस पूछे गए थे 60 मिनट्स के लिए। तो इसमें बताते हैं 60 क्वेश्चंस में 45 हमारे एप्टीट्यूड राउंड थे, जो प्रॉपर एप्टीट्यूड जो होता है वो पूछा गया था, और 15 टेक्निकल राउंड, जैसे जो कंपनी जावा स्क्रिप्ट हमारे से मांगे थे, तो 15 जावा स्क्रिप्ट के क्वेश्चंस थे। तो टोटल 60 क्वेश्चन 60 मिनट्स में करने थे। ओके अंकित, तो जैसा आपने बताया कि जो 15 क्वेश्चंस थे वो जावा स्क्रिप्ट के थे, और 45 क्वेश्चंस एप्टीट्यूड के थे। तो अंकित, आपने इसकी प्रिपरेशन कहाँ से की थी? जो जावास्क्रिप्ट की तैयारी आपने किस तरह से की थी, और एप्टीट्यूड का प्रिपरेशन किस तरह से किया था, उसके बारे में बताइए। बेसिकली एप्टीट्यूड जो हमारी कंपनी में आया था, तो वो तो बेसिक ही था। बाकी आप लोग अगर एप्टीट्यूड के बारे में अगर आप लोग नहीं डीप में जान रहे, तो डिटेल्ड इंटरनेट पे वीडियो पढ़ें, एक क्रैश कोर्स एक वीडियो पढ़ें ये इंटरनेट पे कि एप्टीट्यूड 1 वीडियो में। तो ऐसा एप्टीट्यूड था कि 1 घंटे के एक लेक्चर में आप ख़त्म करें। बाकी जावा स्क्रिप्ट के बेसिक क्वेश्चन 15 क्वेश्चन में कुछ बेसिक क्वेश्चन थे, कुछ एडवांस क्वेश्चन थे। तो जावा स्क्रिप्ट मैंने पहले से पढ़ रखा था, और अदरवाइज आपको अगर पहली बार दे रहे हैं जावा स्क्रिप्ट, तो आप लोग बेसिक डेटा टाइप्स वगैरह, जावा स्क्रिप्ट में क्या क्या फंक्शंस वगैरह होते हैं, तो ये ट्राई कर सकते हैं पढ़ने के। ओके अंकित, तो अंकित, मुझे यहाँ पे और लगता है कि जो भी डाउट्स होंगे सबके, वो क्लियर हो चुके होंगे टेस्ट से रिलेटेड। अब बात करते हैं अगले राउंड के बारे में, जो कि था कम्युनिकेशन राउंड। तो बेसिकली वो भी एक इंटरव्यू राउंड था। तो अंकित, इस इंटरव्यू राउंड में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे और ये कैसे प्रोसीड हुआ था, इसके बारे में बताइए।
और जैसे कि हम लोगों ने असेसमेंट राउंड, रेज्यूमे शॉर्ट लिस्ट हो गया, असेसमेंट राउंड हो गया, तो उसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग के बाद हमें एक कम्युनिकेशन राउंड देना पड़ता है। बेसिकली इसको एचआर इंटरव्यू भी कह सकते हैं। तो उसमें कंपनी के द्वारा हमारे पर्सनल डिटेल पूछे गए, हमारे कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड चीज़ पूछी गई कि आपकी इंग्लिश वगैरह जैसे ग्रामर वगैरह चेक करते हैं कि फिर या तो अगर मीटिंग वगैरह होती है तो उसमें, और एक्चुअली सीधी सी पॉइंट है, हमारे कम्युनिकेशन स्किल चेक करते हैं इसमें। ओके अंकित, तो मुझे लगता है बेसिकली जो कम्युनिकेशन राउंड से रिलेटेड आपके डाउट होंगे वो क्लियर हो चुके होंगे। उसमें कुछ खास ऐसे क्वेश्चंस मुझे लगता है नहीं पूछे थे, या पर्सनल डिटेल्स पूछे थे। तो अब आगे हम अगले राउंड पे तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं जो फाइनल इंटरव्यू राउंड था उसके बारे में, कि क्या प्रोसेस था और किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अंकित उसके बारे में बताइए। या कम्युनिकेशन राउंड के बाद हमारा मेन आता है टेक्निकल इंटरव्यू, जो लास्ट होता है, लास्ट स्टेज होता है। तो इसमें हमसे एक सबसे पहले इंटरव्यू पूछा गया, इंट्रो पूछा गया। इंट्रो के बाद हमने क्या क्या प्रोजेक्ट्स बनाए इसके बारे में पूछा गया। प्रोजेक्ट्स में उसके बाद क्या कहाँ कहाँ इंटर्नशिप की है उसके बारे में डिटेल बेस्ड ऑन रिज्यूमे और जितनी चीज़ें हैं उसको पूछा गया। और लास्ट में टेक्निकल जो कंपनी टेक्निकल स्किल पोस्ट की थी उसके बारे में पूछा गया। तो अंकित, जैसा आपने बताया कि जो ये जो इंटरव्यू होता है उसकी शुरुआत होती है इंट्रो से, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट माना जाता है। तो इंट्रो इज़ बेसिकली जो बताते हैं लोग, और उसमें कुछ कुछ खामियां भी हो जाती हैं जिसके कारण एक बैड इंप्रेशन पड़ जाता है शुरू में ही। तो अंकित, आप क्या गाइडेंस देना चाहोगे जूनियर्स या जो भी व्यूअर हैं वो देख रहे हैं, उनको आप क्या गाइडेंस देना चाहोगे इंट्रो से रिलेटेड, कि इंट्रो में ये स्पेसिफिकेशंस होनी चाहिए और ये सब चीज़ें नहीं बतानी चाहिए, उसके बारे में बताइए। अगर टू द पॉइंट बोला जाए कि इंट्रो में आपको क्या क्या बोलना चाहिए, तो ऐसे हर जगह ही होता है कि आपके हर चीज़ रेज्यूमे में लिखी होती हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग आप लोग को सबसे पहले इंट्रो में तो बेसिक नेम वगैरह तो होते ही है, लेकिन ये चीज़ इग्नोर कीजिएगा कि फुल एड्रेस डिटेल ये सब चीज़ें नहीं। ऐसी चीज़ें बोलिए जो आपके रिज्यूमे में उतनी आ ना पाई हो और आपको टेक्निकल आपको आता हो, वो चीज़ ऐसे ऐड कीजिए। जैसे इंट्रो के बारे में एक चीज़ बताना चाहेंगे, जैसे नॉर्मल इंटरव्यू होता है, इंट्रो से ही शुरुआत होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि इंटरव्यूअर अपना क्वेश्चन ना पूछ करके मेरा क्वेश्चन पूछे, तो आपको ऐसे इंट्रो मैनिपुलेट करना है कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे आंसर में से ही उसको मिले। तो आप लोगों को ऐसा कि जैसे एक एग्जांपल लेके कहेंगे कि अगर मेरा इंटरव्यू हुआ, हमको चाहिए कि हमको जावा स्क्रिप्ट कंपनी मांगी, मुझको लगता है कि जावा स्क्रिप्ट नहीं, अगर कंपनी चाहे मुझसे C++ पूछे, तो ऐसा इंटरव्यू देंगे कि इंट्रो देंगे कि लास्ट में ऐड कर देंगे आई एम एक्सपर्ट इन दिस टॉपिक। सो का इंटरव्यूअर ऑलरेडी ऑटोमेटिकली आस्क करेगा कि आपको ये टॉपिक आता है तो इसके बारे में क्या आता है। तो आप ऐसा मैनिपुलेट कीजिए कि आगे आपको इंट्रो ही आपका नया क्वेश्चन बना दे। बहुत ही अच्छा आपने बताया कि ऐसे हम इंट्रो में पॉइंट्स ऐड करने चाहिए जिससे जो क्वेश्चंस आए इंटरव्यूअर की तरफ से वो पूरी तरह से आपने जो इंट्रो में बताया उससे रिलेटेड हो। तो अब बात करते हैं अगला चीज़ जो है प्रोजेक्ट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और इंटरव्यू में काफ़ी क्वेश्चन उससे पूछे जाते हैं। तो आप एक बार प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल में बताइएगा। आप अपना एग्जांपल भी ले सकते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट ये था और हमसे इस तरह के क्वेश्चंस हमारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड पूछ लिए गए थे। तो अंकित बताइए। I think project is very important thing in all the VTech. In the interviewer, if I ask for project, that if I had very large number of project, means had a large number of project, but actually I am writing 2 projects. That is one is from नाबार्ड प्रोजेक्ट, जिसमें कि हमको एक नाबार्ड का प्रोजेक्ट मिला था, फिश पॉन्ड मॉनिटरिंग सिस्टम। वो मेरा एक मेन प्रोजेक्ट में आता है, तो वो एक प्रोजेक्ट। और मैंने एक प्रोजेक्ट किया ड्रोन पे। तो मेरे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें एग्जैक्टली जो मेन प्रोजेक्ट्स आते हैं वो मैंने नोटिफाई किया था। तो इंटरव्यूअर को पूरे रेज्यूमे में प्रोजेक्ट्स आपके दिखते हैं, क्योंकि पूरा रेज्यूमे कुछ भी रहे आपके प्रोजेक्ट सेक्शन से ही उठाएंगे। तो मेरे प्रोजेक्ट्स के बारे में 2 प्रोजेक्ट मैंने डिटेल में डाले थे, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो नाबार्ड के प्रोजेक्ट में था कि हमें एक वो बनाना था, एक ऐसी डिवाइस बनानी थी जो कि पानी के रियल टाइम वैल्यू को मेजर करे और रियल टाइम वैल्यू हमारे मोबाइल पे एक्सेस हो, जो IoT के थ्रू कम्युनिकेट करके हमारे मोबाइल पे डेटा आ रहा है। मीन्स वो डेटा जैसे पानी के पैरामीटर्स, और जिसको हम लोग रियल टाइम एक्सेस करके हमारे फिश को मरने से बचा सकते हैं और या प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं।
एंड सेकेंड चीज़ ड्रोन से हमने किया है कि एग्रीकल्चर ड्रोन से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स किए हैं। प्रिसीजन फार्मिंग कोई अगर जानता होगा तो प्रिसीजन फार्मिंग की हमारे जहाँ नीड हो वहाँ हमारे पेस्टिसाइड स्प्रे किए जाएँ, जहाँ वाटर स्प्रेइंग एफिशिएंटली किए जाए। तो ये मेरे मेजर प्रोजेक्ट्स थे और छोटे छोटे भी प्रोजेक्ट्स हैं। तो प्रोजेक्ट का पार्ट हम ये कहना चाहेंगे सबसे इंपॉर्टेंट होता है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप लोग प्रोजेक्ट्स पे फोकस किया कीजिए, क्योंकि प्रोजेक्ट ही एट द एंड इंटरव्यूअर को इम्पैक्ट करता है। ओके अंकित, तो मुझे लगता है प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी डाउट्स होंगे आपके क्लियर हो चुके होंगे अभी तक। और अब बात करते हैं अगला टॉपिक जो कि इंटर्नशिप होता है। और इंटर्नशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि उससे पता चलता है कि आपके वर्क एक्सपीरियंस कितना है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है इंडस्ट्री में। तो अंकित, इसके बारे में डिटेल में बताइए कि आपसे किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे इंटर्नशिप से रिलेटेड। इंटर्नशिप से रिलेटेड एक्चुअली जो इंटर्नशिप होता है ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, बट कुछ लोग इंटर्नशिप उतना डिटेल में नहीं करते। बट मेरा एक इंटर्नशिप था रेलवे में ही मैंने किया था, और एक और इंटर्नशिप था जो मेरी एक मेन है ड्रोन की कंपनी। मेरा आज तक पूरा फोकस ड्रोन पे ही रहा। तो मैंने ड्रोन की कंपनी में इंटर्नशिप किया था वहाँ 1 मंथ। तो ड्रोन के बारे में वहाँ पूरा सेटअप सिखाया गया था और मैंने खुद भी किया था। तो इंटर्नशिप से रिलेटेड यही कहेंगे कि इंटर्नशिप एटलीस्ट बीटेक में एक ज़रूरी होता है। और ऐसा इंटर्नशिप अगर आप कोर फील्ड में जा रहे हैं तो कोर का इंटर्नशिप इम्पैक्ट करता है। अगर रेलवे वगैरह रहता है तो होता है तो ये कॉमन होता है, बट इसका कोई इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। जैसे हम देखते हैं कि आजकल के स्टूडेंट नॉर्मल रेलवे से इंटर्नशिप कर लेते हैं और लास्ट में इंटरव्यूअर पूछता है कि रेलवे तो कॉमन होता है, तो फिर बच्चे फंस जाते हैं यहाँ। तो इंटर्नशिप इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। आप लोग ट्राई कीजिए कि अगर इंटर्नशिप बढ़िया जगह मिलता है तो उसको कीजिए, अदरवाइज रेलवे तो है ऑप्शन, लेकिन इंटर्नशिप इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अच्छा, ओके। तो एक क्वेश्चन मुझे यहाँ पे डाउट हो रहा था कि जैसे आपने इंटर्नशिप किया है तो उससे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। जैसे कि बेसिकली वो इंटर्नशिप से नॉर्मली पूछ लिया जाता है ना कि ये क्वेश्चंस आप बताइए, तो थोड़ा एग्जांपल दे दीजिए उन क्वेश्चंस का। हाँ, जैसे इंटरव्यूअर पूछता है इंटर्नशिप से रिलेटेड। जैसे मेरे में पूछा था कि आप इस इंटर्नशिप में आप क्या क्या रोल था। मेरे इंटर्नशिप में एज ए एवियोनिक्स इंजीनियर मेरे को पोस्ट मिला था। तो उन्होंने पूछा कि एवियोनिक्स इंजीनियर क्या होता है, तो मैंने तो उस पर काम किया तो बता दिया। फिर वहाँ पे आप काम में किस फील्ड में काम किए थे। एवियोनिक्स कुछ लोग नहीं जानते, तो मेरे को ड्रोन के फील्ड में, ड्रोन बेसिकली असेंबली और ड्रोन के इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह पे काम करने को मिला था। तो एक्चुअली जब इंटरव्यूअर पूछता है कि आपको इंटर्नशिप में क्या करना होता है, तो वही होता है कि आपको क्या पोस्ट मिला था और क्या आपने अपने इंटर्नशिप के दौरान क्या प्रोजेक्ट किए हैं, क्योंकि इंटर्नशिप के दौरान भी एक प्रोजेक्ट बनते हैं। तो वो एक चीज़ होती है। ओके अंकित, तो मुझे लगता है जो दर्शक हैं, जो भी ऑडियंस देख रही है, उसका डाउट क्लियर हो चुका होगा इंटर्नशिप से रिलेटेड। अब बात करते हैं हम फाइनली जो कि होता है आपका टेक्निकल क्वेश्चंस। तो टेक्निकल क्वेश्चंस में किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे और आपके जो ईसी है डिपार्टमेंट, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस थे या नहीं थे, इसके बारे में एक बार डिटेल में बताइए। और जैसे मेरा ही टेक्निकल इंटरव्यू अप्रॉक्स 50 मिनट चली थी, जिसमें इंट्रो वगैरह 10 मिनट चला था। फिर मेजर टाइम हमारा इंटरव्यू का उसमें जाता प्रोजेक्ट्स में। तो मेरा भी मेजर टाइम 25 मिनट पूरा प्रोजेक्ट में गया था और फिर सिर्फ 5 मिनट इंटर्नशिप पे गया था। एंड आफ्टर डैट 5 से 10 मिनट उन्होंने वो हमारे वो टेक्निकल इंटरव्यू के लिए थे। टेक्निकल इंटरव्यू कंपनी ने साफ लिखा था कि जावास्क्रिप्ट पूछा जाएगा। तो मैंने भी जावास्क्रिप्ट पढ़ा था पहले से, तो उसमें उन्होंने जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड पूछा था, डेटा टाइप्स, फंक्शंस वगैरह। जावास्क्रिप्ट का पहले तो डिफिनीशन, जावास्क्रिप्ट क्या होता है, जावा से कैसे अलग होता है, तो ये चीज़ें पूछी गई थी। और बेसिकली 3-4 चीज़ें हमारे टेक्निकल पूछी गई थी, लेकिन मेन हमारा सेक्शन ले गया था 25 मिनट प्रोजेक्ट का सेक्शन। ओवरऑल 50 मिनट प्रोजेक्ट हुए थे। ओके अंकित, तो टेक्निकल क्वेश्चंस से रिलेटेड जो भी डाउट्स होंगे आपके क्लियर हो चुके होंगे। बेसिकली वो सब जावास्क्रिप्ट से ही पूछा गया था अंकित से। तो यार अंकित, आपने एक चीज़ बहुत बताई कि 25 मिनट जो था वो प्रोजेक्ट के ऊपर बातें हुई थी। तो आप एग्जांपल एक बार दे दीजिए कि ये अगर आपका ये प्रोजेक्ट है तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे प्रोजेक्ट से रिलेटेड, उसके बारे में बताइए एक बार। और जैसे मैंने पहले ही बताया, मेरा प्रोजेक्ट्स मल्टीपल थे, जैसे 4-5 प्रोजेक्ट्स थे। तो मेरा एक मेजर प्रोजेक्ट था नाबार्ड का। तो कंपनी ने जावास्क्रिप्ट भी मांगा था, तो जावास्क्रिप्ट भी मेरे एक प्रोजेक्ट से कोरिलेट करता था। तो मेरे नाबार्ड में एक ऐप बनाना था, ऐप ऑन वेब। तो मैंने वो बनाया था। तो कंपनी ने उसके बारे में पूछा कि आपने ऐसा क्या किया जो हमारे कंपनी के काम से कोरिलेट करता हो।
तो मेरे पास नाबार्ड का एक प्रोजेक्ट था जिसने मैंने वेब इंटरफेस एक बनाया था, तो मैंने उनको शो किया, तो उन्होंने पूछा कि डेटा कहाँ से फेच करा, क्या क्या डिस्प्ले हो रहा है, कैसे कैसे तुमने ये बनाया, ये सब चीज़ें। और फिर एक ड्रोन का प्रोजेक्ट था। ड्रोन में बेसिकली मुझको हार्डवेयर था, लेकिन कंपनी ने फिर भी उसके बारे में पूछा। कंपनी को हार्डवेयर की कोई नीड नहीं थी, मेरे ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स है और कंपनी पूरा वो जावा स्क्रिप्ट मांगी थी सॉफ्टवेयर फील्ड के लिए। फिर भी उन्होंने हार्डवेयर का पूछा, तो जितने प्रोजेक्ट्स थे कंपनी ने बेसिकली उस सारों के बारे में पूछा। सो वन चीज़ ये बताना चाहेंगे कि जो भी हमारा कंपनी मांग रही है उसके रिलेटेड प्रोजेक्ट रहेगा तो आपका टाइम पूरा उस प्रोजेक्ट में, क्योंकि ये चीज़ हमारे हमेशा इंटरव्यू मायने रखता है कि आप कितना टाइम इंटरव्यूअर का अपने फील्ड में वो ले जाते हैं। कि जैसे इंटरव्यू 50 मिनट हो रहा है और आप चाहते हैं कि हमको जो आता है इंटरव्यूअर वो पूछे, तो आपको हम शुरुआत में ही बताएं, इंट्रो को ऐसे मैनिपुलेट करेंगे हमारे फील्ड पे आए, भले आपका प्रोजेक्ट उस पर ना हो। और बाई चांस अगर प्रोजेक्ट आपका उस पर तो और अच्छी बात है। प्रोजेक्ट पे अगर इंटरव्यूअर पूछता है तो प्रोजेक्ट को ऐसा बताइए कि आपका 20 से 25 मिनट इंटरव्यू का पूरा उसमें चला जाए। इतना ही। ओके, तो प्रोजेक्ट के बारे में अब डिटेल में हमें पता चल गया है कि किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछ रहे थे। बेसिकली जो प्रोजेक्ट के रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस थे वो प्रोजेक्ट्स के ऊपर ही थे। और एक और चीज़ मुझे यहाँ पे मुझे लगा बता देना चाहिए आप लोगों को कि कुछ भी गलत मेंशन ना करें, क्योंकि बहुत दिक्कत हो जाएगी, आप फिर कोई भी क्वेश्चंस के आंसर दे नहीं पाएंगे। सो बेसिकली यही है प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी थे। अब बात करते हैं फाइनली HR क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। तो अंकित, आपसे किस किस तरह के HR क्वेश्चंस पूछे गए थे, इसके बारे में बताइए। जैसे कि मैंने पहले ही मेंशन किया है कि हमारे एक कम्युनिकेशन राउंड हुआ था, कम्युनिकेशन इंटरव्यू राउंड, तो कंपनी ने उसी में HR इंटरव्यू करा लिया। तो उसमें उन्होंने बेसिकली मेरे लिए पर्सनल डिटेल्स पूछे कि आपका घर कहाँ है, नेम्स वगैरह, घर में क्या क्या है, बाकी आपका कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह, ये सारी चीज़ें चेक करते। तो हमारे फाइनल इंटरव्यू से पहले HR इंटरव्यू हमारे हो गए थे। ओके, तो फाइनली जो HR इंटरव्यू भी ये हम डिटेल में पहले ही बात कर चुके हैं। अब हम आखिरी में एक मैसेज चाहते हैं जूनियर्स के लिए, या जो व्यूअर देख रहे हैं उनको आप एक मैसेज दे दीजिए। मेरा एक ही मैसेज रहेगा हमारे जूनियर्स के लिए स्पेशली कि जैसे आप लोगों के सीनियर्स कहते होंगे कि CGPA डज नॉट मैटर्स, लेकिन मेरी तरफ से एक ही इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि CGPA ऑलवेज मैटर्स। बिकॉज आज मान लीजिए आप स्किल नहीं जनरेट कर पाएँ, कल को जा कर सकते हैं, लेकिन आज आपका CGPA बेकार हो गया, 4 साल बाद आप CGPA नहीं मेंटेन कर पाएंगे। और कुछ कंपनी हमारे कॉलेज में ऐसी भी आई हैं जो डायरेक्ट CGPA पे पहले राउंड शॉर्टलिस्ट कर देती है। फर्स्ट राउंड रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग डायरेक्ट CGPA इम्पैक्ट करता है, above 8 CGPA, above 7.5 CGPA। So my only the message is maintain CGPA. It's a very important thing in the placement. सो थैंक यू वेरी मच अंकित। यहीं पे हमारा ये इंटरव्यू सेशन ख़त्म होता है और बहुत ही अच्छा लगा कि आप आए और जूनियर्स को गाइडेंस दिया आपने। सो थैंक यू वेरी मच। और जूनियर्स, अगर आपको और भी ऐसी वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि कौन कौन से सीनियर से आपको गाइडेंस चाहिए, हम ज़रूर बुलाएंगे उन्हें। थैंक यू वेरी मच।